नहीं। नमस्कार, आप सभी का इस पावन एवं साहित्यिक महोत्सव में मैं मंजू छिल्लर हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम सब काव्यांगन के पावन मंच पर शब्दों के इस सुरभित आंगन में एकत्र हुए हैं। जहाँ शब्दों की गूंज है वहाँ आत्मा का संगीत है। जहाँ शब्दों की गूंज है वहाँ आत्मा का संगीत है। काव्यांगन उसी संगीत का अनंत स्वरूप है। यह वही काव्यांगन है जिसे सन 2018 में स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी ने अपने अथक प्रयासों और साहित्य प्रेम से स्थापित किया था। आज यह संस्था 9700 से अधिक साहित्य प्रेमियों का भव्य परिवार बनकर हिंदी साहित्य की सेवा में निरंतर अग्रसर है। आइए हम सब डॉक्टर शर्मा जी की स्मृति को नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। कहना चाहूंगी, जहां शब्दों में संवेदनाएं होती हैं, वहां समाज का आईना झलकता है और जहां साहित्य बहता है वहां संस्कृति का प्रवाह अमर रहता है। हमारा यही उद्देश्य है कि काव्यांगन युगों युगों तक साहित्य की ज्योति प्रज्वलित करने वाली संस्था के रूप में जाना जाए। मंच ने समय समय पर नवोदित, वरिष्ठ और प्रतिष्ठित रचनाकारों को उनके साहित्यिक योगदान के साथ जोड़ा है। इन्हीं विशिष्ट गतिविधियों में से एक है ऑनलाइन पुस्तक लोकार्पण, जहां नई सृजन, नई ऊर्जा और नई उम्मीदें जन्म लेती हैं। यह वह सुअवसर है जहां नवांकुर रचनाकारों से लेकर प्रतिष्ठित कवियों और लेखकों तक सभी की सृजनात्मक तपस्या को सम्मान मिलता है। और मित्रों, आज हम सभी एक बार फिर उस विशेष क्षण के साक्षी बनने यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज का यह आयोजन समर्पित है आदरणीय भारती दिशा जी को, जिनकी नवीन काव्य कृति नवगीत टंगे प्रश्न हम सबके समक्ष लोकार्पित होने जा रही है। यह केवल पुस्तक का लोकार्पण नहीं, यह भावों, चिंतन और प्रश्नों की उस लंबी यात्रा का उद्घोष है जो शब्दों के माध्यम से हमें भीतर तक छूने वाली है। यद्यपि भारती दिशा जी को परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु साहित्यिक परंपरा और कार्यक्रम की गरिमा यह मांग करती है कि हम सब मिलकर उनके जीवन और योगदान को एक दृष्टि से देखें। जीवन की सुगंधमयी बेला की शुरुआत उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में हुई। पिता श्री हरिदत्त जी और माता जी श्रीमती प्रेमा जोशी जी के स्नेहिल आंगन में उनका बचपन पला बढ़ा। पिताजी के बार बार स्थानांतरण के कारण शिक्षा का सफर भी विभिन्न नगरों से जुड़ा। बरेली, लखनऊ और चमोली से प्राथमिक शिक्षा, शेष शिक्षा बाराबंकी में और आगे चलकर स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र में अध्ययन पूर्ण किया। वर्तमान में आपका स्थायी निवास लखनऊ, उत्तर प्रदेश है। 1980 के दशक में पर्व त्योहारों पर भेजी जाने वाली शुभकामना पंक्तियों से आपकी लेखनी ने अंकुरण लिया। इसके बाद अमृत प्रभात, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता जैसी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं, लेख और बाल साहित्य रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रही। देखते ही देखते आपकी कलम साहित्य जगत में एक सशक्त आवाज बन गई और तभी से आप भारती दिशा नाम से साहित्य की सेवा सतत करती रही हैं। आपका साहित्य संसार गद्य और पद्य दोनों विधाओं में फैला है। विशेषकर छंदबद्ध काव्य आपकी पहचान है। बाल साहित्य से शुरुआत की और निरंतर कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। आपकी प्रकाशित प्रमुख कृतियां गीत संग्रह बरस रहा ने, नवगीत संग्रह टंगे प्रश्न, आज जिसका लोकार्पण हम सब मिलकर करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त बेटी, मेरी प्यारी माँ, पाठशाला की सुगंध, गुलिस्ता, आराधना के स्वर और यदुवंशी श्री कृष्ण जैसे अनेक सामूहिक संकलनों में भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई। विशेष उपलब्धियां, भारती दिशा जी का नाम केवल साहित्य पत्र पत्रिकाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व स्तरीय उपलब्धियां भी आपके खाते में दर्ज है। चंद्रयान विश्व कीर्तिमान पुस्तक गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित। छंदावली नवीन छंदों पर साझा संकलन मैजिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। विश्व का प्रथम छंदबद्ध संविधान अनुच्छेद 257 से 261 तक आपके द्वारा सृजित दोहा एवं रोला छंद में। वर्णावली नवीन वार्णिक छंदों पर संकलन
जिसमें गुरुवर डॉक्टर रामनाथ साहू जी द्वारा प्रस्तुत 21 नए छंद सर्वप्रथम आपके द्वारा सृजित शिवायन शिव पुराण पर आधारित चौपाई छंद में लिखा गया अद्वितीय ग्रंथ। उनकी संपूर्ण साहित्यिक यात्रा केवल एक लेखनी की शक्ति ही नहीं बल्कि समर्पण, साधना और संस्कृति के प्रति निष्ठा का उज्जवल प्रमाण है। आज भारती दिशा जी के केवल रचनाकार नहीं हैं बल्कि साहित्य जगत के लिए दिशा सूचक दीपक बन चुकी हैं। अब वह शुभ क्षण आ पहुंचा है जब हम आज के इस लोकार्पण समारोह के गौरवशाली अतिथियों से आपको परिचित करवाएं। ये सभी साहित्य जगत की वे हस्तियां हैं जिनके बिना हमारी इस यात्रा की पूर्णता संभव नहीं। आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी, कवि, वरिष्ठ साहित्यकार और काव्यांगन मंच के संचालक एवं वरिष्ठ एडमिन। आदरणीय श्री नवल किशोर सिंह जी, आप छंद शास्त्र के गहन ज्ञाता, प्रख्यात समीक्षक और काव्यांगन संचालन समिति के सक्रिय एडमिन हैं। छंदों के क्षेत्र में आपका योगदान अद्वितीय है। आदरणीय श्री विवेक गोयल जी, वरिष्ठ एडमिन, प्रसिद्ध समीक्षक और बहुआयामी कवि, आपकी साहित्यिक दृष्टि और मार्गदर्शन सदैव काव्यांगन की शक्ति बनी रही है। आदरणीय श्रीमती शिल्पी सिंह जी, प्रख्यात कवियत्री, सुयोग्य संचालिका और मंच की गरिमामयी एडमिन, आपकी साहित्यिक ऊर्जा काव्यांगन को निरंतर नई ऊंचाइयां देती है। आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा राकेश जी, बरेली से जुड़े हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार, संवेदनशील कवि और सहृदय आलोचक, आप काव्यांगन के मजबूत स्तंभ और प्रेरणा स्रोत हैं। आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी, प्रोफेसर, समीक्षक और उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के माननीय सदस्य, आपके विद्वतापूर्ण लेखन और आलोचनात्मक दृष्टि ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आप वास्तव में साहित्य जगत के तेजस्वी सूर्य हैं और काव्यांगन के पथ प्रदर्शक स्तंभ। इन सभी विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति से आज का यह लोकार्पण समारोह और भी भव्य और सार्थक बन पड़ा है। आइए हम सब मिलकर हृदय से इनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। और अब किसी भी शुभ कार्य की परंपरा रही है कि ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के आशीर्वाद से उसकी शुरुआत की जाए। इस पवित्र अवसर पर मैं सादर आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस लोकार्पण समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय भारती दिशा जी के नवगीत संग्रह टगे प्रश्न के लोकार्पण का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे पुस्तक का अनावरण कर इसका लोकार्पण करें। बहुत सुंदर सर। और अब तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय भारती दिशा जी के नवगीत संग्रह टंगे प्रश्न के लोकार्पण का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे पुस्तक का अनावरण कर इसका लोकार्पण करें।
भार आदरणीय भारती दिशा जी को उनकी इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। नवगीत वह मधुर गीत है जहाँ जीवन के नए प्रश्न गुनगुनाते हैं, जहाँ शब्द बाहों की गहराई को आवाज लगाते हैं। आदरणीय दिशा जी, जैसा कि हमें पता चला है कि आपका साहित्यिक सफर बाल साहित्य और परिचर्चाओं से आरंभ हुआ है, वह भी 80 के दशक में। तो क्या आपकी कलम 80 के दशक से लगातार चल रही है या बीच में कुछ व्यवधान भी आया? सर्वप्रथम मैं मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को सादर नमन करती हूँ और जो आप लोगों ने अभी इसका लोकार्पण किया पुस्तक का, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को भी पेश करती हूँ। तो अब प्रश्न पे आते हैं। 80 के दशक में बेशक मैंने बाल साहित्य से शुरू किया था, थोड़ा लेख वगैरह भी या परिचर्चा में भी मैं भाग लेती थी, लेकिन 88 के दशक में एक घटना जिसे कह सकते हैं जो यू टर्न का काम किया, मेरी शादी हो गई और शादी के होने से जिम्मेदारियां बदल गई। जिम्मेदारियां और प्राथमिकताएं जब बदलती हैं तो आदमी को प्राथमिकताओं की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो वही हुआ कि मैंने प्राथमिकताओं की तरफ ध्यान दिया और कभी लेखन होता रहा, वो पन्नों में बहुत थोड़ा थोड़ा सा, जैसे कोई विचार आया, काम करते करते दिमाग में कोई विचार कौन था, वो पन्ने में 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन जो भी लिख दिया, वो वैसे ही रखा रहा। सालों गुजर गए वो ऐसे ही रखे रखे। फिर कोरोना के समय में ऐसा हुआ कि मैंने सोचा चलो व्यवस्थित करने का समय आया है। एक राइटर्स ग्रांट की तरफ से एक ऑफर था कि आप अपनी रोज एक रचना दीजिए। तो 56 रचनाएं जो कि उस समय छंदबद्ध नहीं थी, मुक्त काव्य की जो आप लोग बात करते हैं वो मुक्त थी। तो उन्होंने सब एग्रीमेंट भी हो गया था कि चलो एक पुस्तक के रूप में आएगी, लेकिन वो 2019 से लेकर आज तक नहीं उन्होंने हमें दिया और डायरेक्टर जी कोरोना की वजह से चले गए। फिर दूसरा मतलब काफी लंबा ये हुआ। फिर हमने सोचा जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद वो अच्छा ही हुआ था कि नहीं छपी मुक्त रचनाएं। फिर मैंने जब छंद सीख लिए तो अब छंद में आती है रचनाएं। एक पुस्तक गीत की वो छंदबद्ध थी, अब नवगीत की भी मापनी के आधार पर है। तो ये मान लिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ और आज जो हो रहा है वो भी सब अच्छे के लिए हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय। अगले चरण में मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी साहित्य सभा के विशिष्ट समीक्षक और जानी मानी शख्सियत आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी को। वे हाल ही में विमोचित नवगीत संकलन टंगे प्रश्न के केंद्रीय भाव का स्पष्टीकरण एवं नवगीत के रचनात्मक अभिव्यक्ति पर अपने अमूल्य विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आभार मंजू चिल्लर जी आपका। सर्वप्रथम काव्यांगन मंच को हार्दिक नमन और इसके आदरणीय संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका साहित्य और सोच आज भी हमारे बीच जीवंत है। काव्यांगन केवल एक मंच नहीं, यह हमारे हृदय की वह आवाज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों और मूल्यों का संचार करती है। काव्यांगन साहित्य के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना को जागृत करना है। सभी विद्वज्जन, साहित्य प्रेमी एवं काव्यानुरागी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। आज इस पावन अवसर पर हम आदरणीय भारती दिशा जी के नवगीत संग्रह टंगे प्रश्न के लोकार्पण के साक्षी बन रहे हैं। यह केवल एक काव्य विमोचन नहीं, बल्कि जीवन की उस जिजीविषा और सवालों का उत्सव है जो हमें निरंतर सोचने और समझने पर विवश करते हैं। मैं भारती दिशा जी को उनके इस सराहनीय सृजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। मंच के सभी साहित्यकारों को भी मैं अभिनंदन करता हूं, जिनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रही है।
आज का दिन राधाष्टमी के दिन है और आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन और तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन कि राधा तू मेरी स्वामिनी मैं राधे का दास और जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन में बास। तो भारती दिशा जी का कि काव्य का वांगन हुआ गुंजित यहाँ सब हैं पधारे हो रहे शोभित लगे नक्षत्र संग शशि रवि पधारे और भारती दिखला रही सबको दिशा हो भाव विवहल और दे रहे वाचस्पति सब दे रहे वाचस्पति आशीष हैं लघु रूप धारे आशीष हैं लघु रूप धारे। तो आप सभी का वंदन करते हुए मुझे जैसा कि दिया गया है नवगीत टंगे प्रश्न के केंद्रीय भावों का स्पष्टीकरण एवं नवगीत की रचनात्मक अभिव्यक्ति पर टंगे प्रश्न शीर्षक ही अपने आप में बहुत गहन है। यह संग्रह गीतों का सरल संग्रह नहीं बल्कि उन सवालों का प्रतिबिंब है जो आज के युग की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत जीवन की जटिलताओं को दर्शाते हैं। भारती दिशा जी ने इन सवालों को सिर्फ उठाया ही नहीं अपितु कविता की भाषा में ऐसे प्रस्तुत किया है कि पाठक स्वयं उनके उत्तर खोजने में विवश हो जाता है। यह नवगीत संवेदनशीलता के साथ यथार्थवाद का मिश्रण है और शिल्प की नवीन विधाओं के जरिए एक सशक्त संवाद स्थापित करता है पाठकों के साथ। संग्रह के गीतों में व्यक्तित्व बोध, सामाजिक चेतना, युगीन पीड़ा, भारतीयता एवं वैश्विक मूल्य और जीवन के प्रश्नों का महत्वपूर्ण समन्वय है। यहाँ कवित्री ने मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक विषमताओं को बड़ी सूक्ष्मता से अभिव्यक्त किया है। ये गीत न केवल व्यथित कर देते हैं बल्कि उम्मीद की एक किरण भी जला देते हैं। सरल भाषा में भी गूढ़ अर्थ व्यक्त करना इस संग्रह की विशेषता है, जिसके लिए मैं आदरणीय को साधुवाद देता हूं। नवगीत की रचनात्मक अभिव्यक्ति की बात करें तो इसमें दो प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। एक वह जिसमें छंद की मर्यादा और पारंपरिक शिल्प का पालन करते हुए कविता की मधुरता बनी रहती है। दूसरी प्रवृत्ति में लयात्मकता और संभावनाओं की स्वतंत्रता है, जिसके नवगीत अधिक उन्मुक्त और अनुभव प्रधान बन जाता है। दोनों ही तरह से यह नवगीत संग्रह इन परंपराओं का पालन करता है, इनको एक नया आयाम देता है। केंद्रीय भाव के रूप में संग्रह के गीतों से कुछ गहरे विषय उभर कर आते हैं, जैसे सामाजिक यथार्थ की पीड़ा और संघर्ष, प्रकृति और मानवीय संबंधों का सहज सौंदर्य, बदलते समय में मूल्य और नैतिकता की खोज, और सबसे बढ़कर जीवन की अनंत जिजीविषा और आशा की ऊर्जा। उदाहरण स्वरूप मौन अकेली ढली शाम को और दुख में लिपटे लोग दुआएं जैसे गीत मानवीय अंतर्मन की जटिलताओं को उजागर करते हैं। इसी प्रकार राजमहल तर कर दो बादल और हम धरती के टूटे तारे
सामाजिक विसंगतियों को चित्रित करते हैं। नवगीत संग्रह टंगे प्रश्न के रूप की विशेषता यही है कि वह गीत की मधुरता को बनाए रखते हुए भी समकालीन यथार्थ से सीधा संवाद करता है। यह केवल गान नहीं है, यह जीवन का संवाद है। जीवन के अनेक पहलुओं, अनुभवों और प्रश्नों से भरा हुआ यहाँ न केवल मानवीय संवेदनाएं बल्कि सामाजिक व्यथा, प्रकृति की विविध छवियां, जीवन की जटिलताएं और वक्त की तात्कालिक समस्याएं भी सजीव होकर सामने आती हैं। इस संग्रह में विशेष उल्लेखनीय है गीत टंगे अलगनी प्रश्न विचारे, जो व्यंग और लोक धर्मता के माध्यम से समय समय की व्यवस्थाओं और राजनीतिक मुद्दों पर तीखी टिप्पणी करता है। न्याय व्यवस्था की सुस्ती, राजनीतिक स्वार्थ प्रवृत्ति और संविधान का केवल एक मोहरा बन जाना, ये सभी बिंब हमारे लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति पर तीखी चोट करते हैं कि न्याय चाटता तलवे कुछ के जैसी पंक्तियां कवियत्री के साहस और सामाजिक जागरूकता को चित्रित करती हैं। यहाँ हास्य व्यंग्य की शक्ति कविताओं को और भी प्रभावशाली बनाती है। गीत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी है लोकधर्मी और व्यंग्यात्मक भाषा। टाएं टाएं फिस हुए मामले जिन पर हुआ बवाल जैसे पदबंध न केवल हास्य व्यंग उत्पन्न करते हैं बल्कि व्यवस्था की निरर्थकता को भी उजागर करते हैं। उपमाएं जैसे खून बर्फ का जमता, धूप झिरी से झांके चित्रात्मक प्रभाव देती है। इस संग्रह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सवाल होते हुए भी आशा की ऊर्जा मौजूद है। ये गीत केवल समाज की आलोचना नहीं करते बल्कि सुधार और बेहतर भविष्य की कामना भी प्रकट करते हैं। नवगीत के माध्यम से यह संग्रह हमें भीतर झांकने, सोचने और संवेदनशील बनने का आमंत्रण देता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस संग्रह के गीतों में सबसे ज्यादा यह बात प्रभावित करती है कि वे प्रश्न पूछते हुए भी आशा के नए क्षितिज खोल देते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि मंच पर बैठे सभी गुणी साहित्यकार हैं जो अपने विषय के पारंगत हैं। आज हम उनकी वाणी से इस संग्रह की विशेषताओं के बारे में सुनेंगे, समझेंगे। मैं उनकी प्रतीक्षा में हूं और इस यज्ञ में उनका सम्मान और स्वागत करता हूं। यज्ञ है प्रारंभ, आहुति की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप सबके आगमन की तीव्र इच्छा कर रहा हूं। आज का लोकार्पण निर्विघ्न होगा जानता हूं। आज का लोकार्पण निर्विघ्न होगा जानता हूं। और मैं बहुत अल्पज्ञ हूं लेकिन समीक्षा कर रहा हूं। मैं भारती दिशा जी को इस साहित्यिक यात्रा में सफलता के लिए पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही काव्यांगन मंच को धन्यवाद देता हूं जिसने हमें संग्रह के विमोचन का भाग बनने का सौभाग्य प्रदान किया। साथ में हमें एक बात और कहना चाहता हूं कि पूर्ण होगी साधना क्योंकि निरंतर चल रहे हैं। पूर्ण होगी साधना क्योंकि निरंतर चल रहे हैं। क्या हुआ गति मंद है औरों से मंथर चल रहे हैं। देख कर ठहराव मत यह सोचिए हम हैं सरोवर। देख कर ठहराव मत यह सोचिए हम हैं सरोवर। और मैं अपने हम लिए अगणित समंदर चल रहे हैं। और मैं अपने लिए अगणित समंदर चल रहे हैं। तो आदरणीय दिशा भारती जी को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सादर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। इतनी सुंदर आपने शुरुआत करी है इसको व्याख्या करने की। और आप तो वैसे ही कलम के धनी हैं, शब्दों के धनी हैं, तो आपके बारे में क्या कहा जा सकता है इससे ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद।
वाह सर, अद्भुत सर। जैसा सुना था वैसे ही आपने समीक्षा की, बहुत ही बारीकी से इसका विश्लेषण किया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा दूसरा प्रश्न है आदरणीय भारती दिशा जी से कि आपकी पहली पुस्तक गीत की वह भी छंदबद्ध थी, जिसका इस मंच से पिछली बार विमोचन किया गया था, लेकिन अब गीत से हटकर बिल्कुल बदली हुई विधा, नए अंदाज में नवगीत की पुस्तक टंगे प्रश्न सामने है। गीत से नवगीत की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? जी आदरणीय, आपने प्रश्न अच्छा किया। अब सवाल ये उठता है, एक लेखक कई सारे मंचों से जुड़ा होता है। मैं भी बहुत सारे साहित्यिक मंच से जुड़ी हुई हूँ, जिनमें एक है शारदे काव्य मंच, व्हाट्सएप ग्रुप है। उसमें हमारी राशि दीदी थी, जिन्होंने इसमें शुरू में वो भी लिखा है, शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने ये नवगीत की विधा का उस समय उस मंच पे परिचय दिया। वो टॉपिक देती थी, हम लोग लिखते थे। अब ये बात दूसरी है कि अच्छी रचनाएं ऐसी उसमें बन पड़ी, तो ये नवगीत हम लोगों ने उनकी वजह से सीखे और एक पुस्तक के रूप में आ पाए। तो ये उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी तो जिन लोगों से छंद सीखा, जिन गुरु लोगों से, उन सबका तो धन्यवाद हमेशा ही रहेगा। लेकिन अब उसमें उस क्रम में लोग मिलते जाते हैं और कुछ ना कुछ सबसे सीख रहे हैं। आप लोगों से भी जैसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन से सीखने को मिल रहा है, हर एक जने का धन्यवाद। अद्भुत आदरणीय। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री नवल किशोर सिंह जी को, जो छंद शास्त्र के गहन ज्ञाता, प्रख्यात समीक्षक एवं काव्यांगन संचालन समिति के सक्रिय सदस्य हैं। कृपया हमारे बीच पधार कर इस नवगीत संग्रह की रचनाओं में प्रयुक्त भाषा और शिल्प पर अपने विचार प्रस्तुत करें। हम जानना चाहते हैं कि गीतों की भाषा कितनी सहज, प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली है, साथ ही उनमें प्रयुक्त अलंकार, प्रतीक, उपमा आदि का सौंदर्य हमारे दर्शकों के लिए कैसे अभिव्यक्त होता है। स्वागत है आदरणीय आपका। धन्यवाद, आभार, नमन। मंच पर विराजित समस्त देवी देवताओं को सादर प्रणाम, और ऑनलाइन हमसे जुड़ने वाले यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी लोगों को मैं नत नमन निवेदित करते हुए सर्वप्रथम आदरणीय भारती दिशा जी को उनके दूसरे काव्य संकलन टंगे प्रश्न की झोली भर नहीं, गगन भर शुभकामनाएं निवेदित करता हूं। स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्नेह का सुधामय रस वर्षण करते आपके छंदाधारित गीत संकलन बरस रहा नेह की मादकता से अभी हम प्रभाव मुक्त हो भी नहीं पाए थे कि पुनः आपके दूसरे काव्य संकलन टंगे प्रश्न से आप्लावित होने का अवसर मिल गया। आपके इस नवगीत संग्रह से अवगाहित होकर मन पुनः मंत्रमुग्ध हो गया, और मन जब मंत्रमुग्ध हो तो फिर काहे की समीक्षा और काहे की समालोचना। ज्ञानेंद्रियां जब जागृत होंगी तब कुछ कहने का प्रयास करूंगा। वस्तुतः स्थिति उहापोह की है। एक तरफ संचालिका महोदया का प्रश्न है, तो दूसरी तरफ आपके टंगे प्रश्न है। अब ऐसी स्थिति में तो मुझे केवल यही दिख रहा है बीच में खड़ा होकर कि ए गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। क्या बात है। लेकिन अनुशासन यह है कि कुलाधिपति की भ्रिकुटी तंग न जाए, इसलिए मुझे लीक पर लौटने का प्रयास करना पड़ेगा। नवगीत की परिभाषा के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, मतैक्य के नहीं है, और यह साहित्य के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर मतैक्य हो जाए तो साहित्य का संवर्धन विडमित हो जाता है या शिथिल हो जाता है। मेरी दृष्टि में नवगीत
पारंपरिक गीतों का विस्तार है जो कदाचित नव कविता के साथ साथ ही उद्भूत हुआ है। इसमें मतज्ञ है नहीं या परिभाषा क्या है यह अलग विवेचना का विषय है। मेरी दृष्टि में नवगीत की संरचना का मूल इसमें प्रयुक्त बिंबों की नव्यता है। साथ ही पारंपरिक छांदस अनुशासन के बजाय नवगीत में अर्थ और लय की प्रधानता होती है। श्रीमती भारती उपाध्याय जी का नवगीत संग्रह इन मानदंडों पर पूर्णतः खरा उतरता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और क्यों कह सकता हूँ, तो बिंबों की नव्यता की बात की जाए तो एकदम टटके बिंबों से गीतों का श्रृंगार किया गया है। जैसे देखिए, बिक जाए घर के भांडे भी घूंट लगा रम की पी ले। एकदम टटका बिंब है, ताजा ताजा। ऐसे ही भोर की बाह अहंकार के कैदी, ट्रक के पहिए में लगा फिर स्कूटी का जोर, मुर्गी के मुद्दों के मुर्गे, गर्मी नोटों की टीआरपी, बादल का कंबल, दशरथ माझी, दिनचर्या दिनकर की, मक्खन वाले दिन, अपनेपन का मरहम, करुणा का कुआं, लालच की सेंध, ऋण साबुन से धुलाई, सपनों का चरवाहा, ऑटो इम्यून डिजीज। मैं कहाँ तक गिनाऊं? पूरे संकलन में ऐसे बिंब भरे हुए हैं और इसकी नव्यता को देखना है तो संकलन को आद्योपांत पठन करना पड़ेगा। जहां तक काव्य संदर्भ की बात है, इस संकलन में यत्र तत्र सर्वत्र शब्दालंकार और अर्थालंकार की झड़ी लगी है। जैसे देखिए, नमक आंख के कोड़ों पर है फिर भी अलोनी जिंदगी। इन पंक्तियों में अर्थालंकार के साथ साथ विरोधाभास अलंकार भी है। ऐसे ही ओठ लरज कर कांप उठे हैं, वह चुंबन है पहला, कली कली को चूम रहा है, सबके दिल को बहला, महक उठी हैं सारी कलियां, आया है दीवाना। श्रृंगार सिक्त इन पंक्तियों में अनुप्रास के साथ साथ कली का मानवीकरण किया गया है। और आगे देखते हैं, कमल पुष्प के मोह पास में भंवरा जकड़ा रहता। यहाँ भी भंवरे का मानवीकरण किया गया है। और इसी के साथ मुझे पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी, जो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे हिंदी और भोजपुरी के, तो उनके गीत की पंक्ति आप सब लोग गीत सुने होंगे, बहुत ही प्यारा गीत है, मेरे जन्म के पहले का है। छलकल गगरिया मोर निर्मोहिया, एक निर्गुण गीत है, उसमें भी पंक्ति ऐसे ही आई थी कि भंवरा भुलाइल कमली के अंगना, कौना सनहिया के डोर निर्मोहिया। कदाचित यही भाव मुझे यहाँ भी प्रतीत हो रहा है। अनुप्रास के साथ साथ और भी पुनरुक्ति प्रकाश की छटा देखिए, मधुर मदिप मुदिता का संगम, टपक टपक कर बूंदे कहती, तोड़ो बेड़ी नाचो छम छम। एक और बेजोड़ उदाहरण है जिसमें अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग है। भरी दोपहरी में भी देखो, कंबल लगते यहाँ सगे, धूप चली है आग सेकने, धूप चली है आग सेकने। एवं प्रकार से समस्त नवगीतों में विभिन्न उपादानों के माध्यम से काव्य सौंदर्य को निखारा गया है। श्रीमती भारती दिशा जी के नवगीतों की भाषा सहज, सरल, संप्रेषणीय है। कहीं कुछ दिमाग पर बोझ लगाने की आवश्यकता नहीं है, शब्दकोश को देखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि यदि कविता पद पढ़ते समय अगर शब्दकोश खोलना पड़ गया तो काव्य का आनंद है वो फीका होने लगता है। इनके इस संग्रह में कहीं कोई दुरूहता नहीं है। आडंबर शब्दों का लेस मात्र भी समावेश नहीं है। एक तकनीकी भाषा में जैसे एक सुचारू और प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए
अनिवार्य होता है कि प्रेषक यानी ट्रांसमीटर और पावती यानी रिसीवर के बीच में भले ही चाहे कितने भी इंक्रिप्शन हो, किंतु अर्थ क्षय और अर्थांतर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनके नवगीतों में ऐसा ही है। इन्होंने जो भी जैसे कहा है वह सीधे सीधे पाठक के मनस पटल पर उतरने में समर्थ है। आपके नवगीतों की यह विशेषता है कि सरल भाषा शैली के चलते यह सीधे सीधे अपने वास्तविक स्वरूप में पाठकों तक पहुंचने में समर्थ है। एक और बड़ी अच्छी और प्यारी बात है कि आपके नवगीतों में प्रचलित मुहावरों का विवेकपूर्ण प्रयोग किया गया है, जो इसके सौंदर्य में चार चांद लगा रहे हैं। मैं सारी तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ मुहावरे बता रहा हूं। घर की मुर्गी दाल बराबर, औरों पर है आंख, सोने की चिड़िया कहते थे हुई काल के गाल, मिट्टी में सोना उपजाकर कर्मठता की बात कही, सोने का पिंजरा दे दो मुझको किया बहुत उपहास, बहुत सुंदर। पीरा इतनी दिखा रहे हैं बकरी बने हलाल की, गुदरी के वे लाल कहाते कपड़ों में पैबंद। इस तरह के मुहावरों का सार्थक प्रयोग आपके सृजन कौशल्य और आपके चातुर्य का प्रतीक है। नवगीत के लिए कोई निर्धारित शिल्प तो है नहीं। कुछ लोग छंद सृजन करते हैं, कुछ लोग बिना छंद के भी नवगीत लिखते हैं। छंद सृजन में भी पारंपरिक छंद के कल क्रम की बाध्यता नहीं होती है, लेकिन आप चूंकि निष्णात छंद साधिका हैं, तो आपके नवगीतों में प्रायः छंदों की अविरल छटा छलकती हुई प्रतीत हो रही है। इस संदर्भ में मैं आपके संग्रह के कम से कम प्रथम नवगीत का अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा। नाते रिश्ते छूट गए सब नकली चमक दिखावे में। टाटंक छंद पर आधारित इस गीत में कहीं भी विचलन नहीं है। चरणांत 3 शुद्ध गुरु लेकर सृजन आसान नहीं होता, किंतु आपने नवगीत तक में इसका सफल निर्वहन किया है, यह अस्तुत्य है। ऐसे अकलुषित विधान अनुपालन के लिए आपको कोटिशः बधाई। समीक्षा में मैं समर्थ नहीं, लेकिन यह मेरा पाठकीय आकलन है। सम्यक समीक्षा के लिए आपका माइक बंद हो गया है श्रीमान जी। जी। किंतु जब एक पाठक पढ़ता है तो कभी कभी कुछ ऐसे अयाचित विकर्षण उपस्थित हो जाते हैं जो उसके काव्यानंद में खलल डालते हैं। एक पाठक के तौर पर मुझे भी यह अनुभूत हुआ। वह है संकलन में प्रूफ रीडिंग की समस्या, जिसे मैं पिछली बार भी इंगित किया था। आशा है आप इसे अन्यथा नहीं लेते हुए अगले संकलन में अवश्य इसका निस्तारण करेंगी। जैसे पृष्ठ संख्या 37 और 85, 43, 44, 45, 50, 51 और 56, 57 इन पर रचनाओं की पुनरावृत्ति हो गई है। आप इसे अन्यथा न लेते हुए अगले संकलन में इसका अवश्य ध्यान रखें। हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा ही करेंगे। माँ वीणा पानी की कृपा आपकी लेखनी पर निरंतर बनी रहे और आप ऐसे ही भावों की भागीरथी प्रवाहित करती रहें। हमें उम्मीद है कि आपके तृतीय काव्य संकलन के लोकार्पण में हम सब ऐसे ही शीघ्र ही बैठेंगे। तब तक के लिए लिखते रहिए। जय हिंदी, जय हिंद। धन्यवाद, आभार, नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आप तो वैसे ही समीक्षा बहुत अच्छी करते हैं, तो आपको बहुत बहुत आपका आभार है।
और त्रुटि के लिए मैं आपको फ़ोन करके पूछूंगी कहाँ कहाँ त्रुटि होगी। दरअसल मैंने खुद ही अपनी प्रूफ रीडिंग करी और समय का अभाव होने की वजह से ठीक से नहीं देखा, तो ये मैं मानती हूँ कि मुझसे छूट गया, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। अब पूरी किताब दोबारा तिबारा, क्योंकि ये पब्लिकेशन वाले क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो अगली बार ध्यान रखूंगी, समय लेकर ऐसा करूंगी कि उसको ठीक से करूँ। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर समीक्षा की सर आपने, नए तरीके से पाठकों को सोचने के लिए मजबूर किया। इतनी सुंदर समीक्षा के लिए बहुत बहुत बधाई। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ वरिष्ठ कवि, समीक्षक और काव्यांगन सम्मानित सदस्य श्री विवेक गोयल जी को कृपया मंच पर इस नवगीत संग्रह के आधार पर कवयित्री भारती उपाध्याय जी की रचनाओं को समकालीन साहित्य के समीक्षात्मक दृष्टिकोण से अपने मत हमारे साथ साझा करें। स्वागत है सर। स्वागत है सर आपका। स्वागत है सर। आभार। आप सभी का अभिनंदन करता हूं, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन, और हमें लाइव देखने वाले सभी जो हमारे दर्शक हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय भारती उपाध्याय जी को आपके नवगीत संग्रह टंगे प्रश्न के लिए एक बार फिर से हार्दिक बधाई। यह संग्रह न केवल भावों का मनोहारी संकलन है, बल्कि यथार्थ को दर्शाने वाला दर्पण भी है। आपकी कविताओं में सहज हिंदी शब्दों के साथ गहरी संवेदनशीलता और समाज के प्रति आपकी गहन समझ झलकती है। आपका यह नवगीत संग्रह समकालीन हिंदी कविता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए इस संग्रह के विषयों की विविधता के बारे में बात करते हैं, जैसा कि मुझसे प्रश्न किया गया है। इस नवगीत संग्रह में विषय सचमुच अत्यंत विविध और समसामयिक हैं। कवियत्री ने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारिवारिक, पर्यावरणीय, लगभग हर क्षेत्र में जुड़े हुए प्रश्न आपने उठाए हैं। आपने आधुनिक जीवन के दिखावे और आडंबर के बीच रिश्तों के खोखलेपन को भी रेखांकित किया। नाते रिश्ते छूट गए सब नकली चमक दिखावे में, स्पष्ट करता है कि आधुनिकता की दौड़ में आत्मीयता कहीं पीछे छूट गई है। मानव स्वभाव के बढ़ते अहंकार को आपने समसामयिक समस्या के रूप में चित्रित किया है। आप ही की कविता में मुग्ध अपने आप पर सब दर्पणों को तोड़कर आज की आत्मुकता और स्वार्थी प्रवृत्ति पर गहरी चोट की है आपने। पाश्चात्य प्रभाव और उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से अपनी संस्कृति को भुला देने पर भी आपने सवाल किया। आपकी कविता कांटे ही चुनते रहे, रहने दिए गुलाब। यह गुलाब अपनी समृद्ध संस्कृति और कांटे आधुनिक खोखलेपन का प्रतीक है। इसको आपने इतनी खूबसूरती से इंगित किया है। राजनीति और सत्ता की नीतियों पर भी तीखा प्रहार मिलता है आपकी रचनाओं में। सोए हैं सारे रखवाले, अर्थ शब्द को लूट रहे हैं। सोए हैं सारे रखवाले, अर्थ शब्द को लूट रहे हैं। यह वर्तमान व्यवस्था और नेताओं की उदासीनता को दर्शाता है। किस प्रकार आज की राजनीतिक हालत हो गई। शहरीकरण और व्यस्तता के कारण पारिवारिक आत्मीयता का विषय हो रहा है, और यह भी आपकी कविताओं के सरोकारों में है। अरे सखी आंगन आएंगे साहब जी इस बार, बहुत ही सुंदर कविता है। यहाँ घर परिवार में केवल औपचारिक उपस्थिति और खोखले रिश्तों का भी सचित्र वर्णन है। धरती की सुंदरता और उसके बिगड़ते स्वरूप पर भी
आपने चिंता व्यक्त की है। अंतरिक्ष की सुंदरतम अप्सरा अपनी ये धरती पीतांबरा, बहुत सुंदर। ये धरती की पूर्व गरिमा और आज के प्रदूषण की त्रासदी को सामने लाता है। इस तरह से आपने बहुत ही विविध प्रकार के विषयों को स्पर्श किया है। समाज में आर्थिक विषमता और भूख का प्रश्न भी आज का समसामयिक यथार्थ है। चूल्हा कैसे सुलगे दो टक, यही सुलगता मसला है। किस तरीके से आपने इस शब्द का उपयोग किया है। गरीब की रोटी का सवाल वाकई आज भी सबसे बड़ा प्रश्न है। शिक्षा व्यवस्था की त्रुटियों को और बचपन के बोझ को आपने उठाया है। ज्ञान पीटने गया सवेरे, लदा फंदा बस्ते से बचपन। ये कविता मुझे बहुत पसंद आई आपकी। इसमें बच्चों पर शिक्षा के बोझ और बेरोजगारी की विडंबना को आपने कितने मार्मिक तरीके से उजागर किया है। तो यही नहीं, मीडिया और राजनीति की मिलीभगत पर तीखी टिप्पणी मिली आपकी कविता में। टाए टाए फिस हुए मामले जिन पर हुआ बवाल। आपने बताया कि किस तरह गंभीर मुद्दे भी मीडिया के लिए मनोरंजन और व्यापार बन गए हैं। आपकी कविताओं में प्रेम एक अद्भुत एहसास बनकर बह रहा, मगर ये प्रेम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। ये प्रेम है प्रकृति से, नदियों से, किरणों से, चिड़ियों से, बचपन से, यादों से और समस्त प्राकृतिक और सामाजिक अवयवों से। छोड़ दिया क्यों आना जाना, घर मेरे आया कर चिड़िया। बहुत सुंदर। छोड़ दिया क्यों आना जाना, घर मेरे आया कर चिड़िया। कभी आंगने कभी मुंडेरी, पहले सी गाया कर चिड़िया, पहले सी गाया कर चिड़िया। या फिर भोर बसंती पवन से मौन स्वर कुछ कह रही, भोर बसंती पवन से मौन स्वर कुछ कह रही। धूप मन का ताप दे, अल्हड़ नदी सी बह रही, अल्हड़ नदी सी बह रही। ये पंक्तियां अनजाने बंधन, स्मृतियों और आत्म खोज की कोमल अनुभूतियों को चित्रित करती। प्रकृति पर भी आपकी अनुपम रचनाएं मिली। जैसे मैंने पहले भी बताया, अंतरिक्ष की सुंदरतम अप्सरा अपनी ये धरती पीतांबरा। हरियाली की चुनरी ओढ़े सदा सजी वह रहती थी, सोने की चिड़िया कहलाती, गीत मधुर वह कहती थी। या फिर खुला आसमां हमें बुलाता, कमरे में है बंद, तकनीकी के जाने कितने डाले हमने फंद। मजा घास का छोड़ रहे हैं, पहने रहे जुराब, कांटे ही चुनते रहे, रहने दिए गुलाब, रहने दिए गुलाब। बहुत सुंदर। यह प्रकृति की सुंदरता और उसकी अनुभूति करने का सार्थक संदेश आपने दिया। सामाजिक व्यवस्था पर भी करारी चोट करते हुए आपने कहा कि संतों की तो धरती है यह, प्रवचन की भरमार है और भक्तों की तो भीड़ लगी है। आपस में तकरार है, नमक आंख की कोरों पर है, फिर भी अलोनी जिंदगी, फिर भी अलोनी जिंदगी। भारती जी ने यहाँ समाज की वह सच्चाई बेबाकी से प्रस्तुत की है जिसमें विद्वता और धार्मिकता का दिखावा तो है, पर वास्तविक जीवन में भाईचारे और समरसता की कमी है। आपकी राष्ट्र विषय कविताओं में देश की एकता, सांस्कृतिक समरसता और सामाजिक चेतना के गहरे संदेश समाहित हैं। राजमहल तर कर दो बादल, फिर आ जाना गांव में, देखेंगे हम राह तुम्हारी, बैठ खजूरी छांव में। उम्मीदों की लिए पोटली, पिस्ते चक्की पाट से,
समझ ना पाते लेकिन बच्चे सदा रहे वे ठाठ से। बच्चों के बच्चे फिर देखो पलते उनकी ठाव में, देखेंगे हम राह तुम्हारी बैठ खजूरी छाव में। बहुत सुंदर। देश की कटु सच्चाइयों और राष्ट्रीय चेतना की व्यथा को प्रस्तुत करते हुए शानदार लेखन है आपका, और आपकी खास व्यंग्यात्मक शैली में ये गीत, इसके बिना उल्लेख किए तो किसी भी तरह की समीक्षा प्रतिक्रिया अधूरी है। कि टंगे अलगनी प्रश्न विचारे, बीता पूरा साल, टाए टाए फिस हुए मामले, जिन पर हुआ बवाल। इसी कविता में पुस्तक का नाम भी है और समसामयिक सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर तीखा व्यंग भी करती है। कुछ पंक्तियां न्याय चाटता तलवे कुछ के, लगती दिल्ली दूर, धूप झिरी से झांके जैसे, पूरे कर दस्तूर, संविधान बना है मोहरा, रखकर चलते जेब, नहीं हिसाब कभी खुद का है, कितने किए भरे। यह कविता वर्तमान राष्ट्रीय राजनीतिक भ्रष्टाचार और सामाजिक अराजकता दोनों की दयनीय स्थिति का निर्भीकता से इसको उजागर करती है। अंत में टंगे प्रश्न कविता संग्रह हिंदी साहित्य में सामाजिक, संवेदनशील और वैचारिक रूप से समृद्ध स्थान प्राप्त करता है। यह न केवल कविता का संग्रह है बल्कि समकालीन जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आपकी गहन समीक्षा भी है। आपका साहित्यिक योगदान हिंदी कविता को नई दिशा देने में सक्षम है। यह संग्रह अपनी व्यापक विषय वस्तु, सटीक अभिव्यक्ति और गहन व्यंग्य, इनके कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। समकालीन काव्य चर्चा में इसका विशिष्ट स्थान होगा। मैं आपको इस अद्भुत नवगीत संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुस्तक के विषय में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग को ये राष्ट्रीय दीदी ने मुखड़े दिए थे, बीच बीच में जो भी पंक्तियां उन्होंने दी थी, उन सभी लेखकों को, उन सभी कवियों को जिन्होंने इतनी सुंदर पंक्तियां लिखी कि हम लोगों की रचनाएं आगे बढ़ गई, तो उनका भी मैं आभार और धन्यवाद करना चाहूंगी। अगर वो पंक्तियां हमें नहीं मिलती तो शायद रचना भी नहीं बनती। तो चूंकि पुस्तक का विमोचन हो रहा है, तो जहां से हमको कुछ भी जरा सा मिला है तो उनका आभार किए बिना मैं नहीं रह सकती। तो पहले उन सारे लेखकों को, उन कवियों को जिनकी रचनाओं की पंक्तियां हमें दी गई, जैसे शिल्पी जी करती हैं, बीच बीच में देती हैं और हम लोग कविताएं बना देते हैं आपके उसमें, तो उसी तरह से समझ लीजिए। तो सब आपका तो समीक्षा के लिए, इतनी सुंदर समीक्षा के लिए आभार, और सबका आभार जहाँ से हम लोग को सहयोग मिला। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर समीक्षा की सर, आपने बहुत ही बारीकी से इसका विश्लेषण किया। अब मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय श्रीमती शिल्पी सिंह जी से, जो स्वयं एक विदुषी कवित्री हैं और काव्यांगन मंच पर आपकी समीक्षा की धूम रहती है, कि वे इस नवगीत संग्रह के गीतों की विषय वस्तु और भाषा शैली का साहित्यिक मूल्यांकन करके हमारे साथ अपने अनुभव और विचार साझा करें। स्वागत है आदरणीय। नमस्कार, मैं शिल्पी सिंह काव्यांगन पटल की ओर से आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मां शारदे को करबद्ध नमन करती हूँ। फेसबुक लाइव पर उपस्थित समस्त गुणीजनों का हृदय से अभिवादन करती हूँ। आदरणीय भारती उपाध्याय जी को काव्य संग्रह टंगे प्रश्न के लिए हृदय तल से शुभकामनाएं। आपकी यह काव्य कृति टंगे प्रश्न हिंदी साहित्य में समकालीन चिंतन की अद्भुत अभिव्यक्ति है। यह संग्रह न केवल जीवन की यथार्थताओं को सामने लाता है, बल्कि सामाजिक, राष्ट्रीय और मानवीय समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में गहन जागरूकता भी जगाता है। विषय वस्तु: संग्रह की कविताएं जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पर्श करती हूँ। यहाँ न केवल व्यक्तिगत पीड़ा, हृदय की संवेदनाएं और प्रेम के सूक्ष्म अनुभव है, बल्कि समाज की कड़वी सच्चाइयां, भ्रष्टाचार, गरीबी, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक असमानता, मानवीय असंतुलन
और नैतिक पतन भी खुले रूप में सामने लाती है। बहुत सुंदर। व्यंग्यात्मक कविताओं में आपने, धन्यवाद सर, व्यंग्यात्मक कविताओं में आपने समाज की विडंबनाओं को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है। टंगे अलगनी प्रश्न विचारे, बीता पूरा साल, टले अगनगी प्रश्न विचारे, बीता पूरा साल, टाए टाए फिस हुए मामले जिन पर हुआ बवाल, न्याय चाटता तलवे कुछ के लगती दिल्ली दूर, धूप झिरी के झांके जैसे पूरे कर दस्तूर, धूप झिरी के झांके जैसे पूरे कर दस्तूर। यह कविता न्याय व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग्य है। हर पंक्ति हृदय को झकझोरती, चेतना को जगाती और बहुत ही चिंतनशील है। वही प्रेम, सौंदर्य और आत्ममंथन की कविताएं जीवन की कोमलता, संवेदनशीलता और अदृश्य भावों को जगाती है। जैसे मुग्ध अपने अपने आप पर सब दर्पणों को तोड़कर, मुग्ध अपने अपने आप पर सब दर्पणों को तोड़कर, किस हवा में बह रहे हम और अपने छोड़कर, चक्रवाती हो रही हैं अहंकारी आंधियां, चक्रवाती हो रही हैं अहंकारी आंधियां, खोलने अब तो लगी है खूबसूरत वादियां, खोलने अब तो लगी है खूबसूरत वादियां। ये पंक्तियां जीवन की उलझनों, आत्मसंघर्ष और प्रेम की सूक्ष्म भावनाओं को उद्घाटित करती है। संग्रह की विषय वस्तु व्यापक और बहुआयामी है। व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक, राष्ट्रीय और आध्यात्मिक चेतना तक फैल रही है। यह संग्रह यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ गहन संवेदनशीलता और अंतर्दृष्टि का अद्भुत मिश्रण है। अब बात करते हैं भाषा और शैली की, तो संग्रह की भाषा बहुत ही सरल, सहज और पठनीय है, जो हम जैसे पाठक के मन और हृदय को तुरंत छू लेती है। साथ ही शैली में प्रतीकों, रूपकों, अलंकारों और लयात्मक प्रवाह का अत्यंत सशक्त प्रयोग किया गया है। छंद और लय का संतुलन कविताओं को अत्यंत प्रभावशाली बना रहा है। साधारण शब्द भी काव्य में गूढ़ अर्थ और भावपूर्ण शक्ति प्राप्त कर जाते हैं। व्यंग्य, करुण, वीर और श्रृंगार सभी रस, सहजता और प्राकृतिक प्रभाव के साथ बुने गए हैं। यह शैली काव्य को न केवल सौंदर्य प्रदान कर रही है, बल्कि सामाजिक और नैतिक संदेशों को भी प्रभावशाली बनाती है। साहित्यिक मूल्यांकन के विषय में मैं कहना चाहूंगी कि संग्रह की कविताएं समाज की विसंगतियों और मानव की असंतुलितताओं को उजागर करती है। व्यंग्य और आलोचनाओं के माध्यम से पाठक में आत्मनिरीक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जागृत होती है। कविताएं राष्ट्र और देशवासियों के संघर्ष, नागरिक उत्तरदायित्व और परिवर्तन की आवश्यकता को चित्रित करती है। जैसे राजमहल कर दो बादल कविता सत्ता और जनता के संघर्ष को मार्मिक रूप में दर्शाती है। प्रेम, करुणा, पीड़ा और आत्ममंथन की गहराई कविताओं में सहज रूप से प्रवाहित है। संग्रह केवल यथार्थवादी नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं का सजीव दर्पण है। संग्रह में हास्य, व्यंग्य, वीर रस, करुण रस, श्रृंगार और आध्यात्मिक भाव का अद्भुत मिश्रण है। यह काव्यात्मक विविधता कविताओं को पठनीय, मनोरंजक और चिंतनशील बनाती है। टंगे प्रश्न केवल कविताओं का संग्रह नहीं है, यह सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय जागरूकता और मानवीय संवेदनाओं का अमूल्य स्रोत है। भारतीय उपाध्याय जी की यह कृति जीवन की यथार्थताओं से हमें रूबरू कराती है, सोचने, समझने और सुधार के लिए प्रेरित करती है। संग्रह का अध्ययन और शोध हिंदी साहित्य के लिए अत्यंत मूल्यवान है। आदरणीय, मैंने आपकी इस पुस्तक विमोचन के सम्मान में आज कुछ पंक्तियां सृजित की है। मैं आप सभी के समक्ष वह प्रस्तुत करना चाहूंगी। यहाँ टंगे प्रश्नों की गूंज सुनाई देती है, यहाँ टंगे प्रश्नों की गूंज सुनाई देती है, हर शब्द में जीवन की गहराई झलकती है। पीड़ा, अन्याय और मानवीय जटिलता, पीड़ा, अन्याय और मानवीय जटिलता कविता की हर पंक्ति में
साफ साफ दिखाई देती है, कविता की हर पंक्ति में साफ साफ दिखाई देती है। बहुत सुंदर। प्रेम और संवेदना की निर्मल काव्यात्मक धार, प्रेम और संवेदना की निर्मल काव्यात्मक धार, संग्रह में बहती अनुभूति अनुभव की बयार, सादगी में गहराई और सरलता में सौंदर्य, सादगी में गहराई और सरलता में सौंदर्य, लय में गूंजती आपकी चेतना को सुनती है, लय में गूंजती आपकी चेतना को सुनती है। बहुत सुंदर। करुण वीर हास्य और श्रृंगार, करुण वीर हास्य और श्रृंगार, हर रस में बसी आपकी अभिव्यक्ति अपार, भारती जी के ग्रंथ विमोचन की उत्सव संध्या, भारती जी के ग्रंथ विमोचन की यह उत्सव संध्या काव्य गंगा लाइव में सम्मान आपका करती है, काव्य गंगा लाइव में सम्मान आपका करती है। धन्यवाद। मैं आदरणीय भारती उपाध्याय जी के इस नवगीत संग्रह नंगे प्रश्न के लिए पुनः हृदय तल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस आयोजन को अटेंड करने का सुअवसर प्रदान किया। धन्यवाद सभी को। बहुत सुंदर शिल्पी जी। वाह वाह वाह, बहुत बहुत क्या बात। धन्यवाद शिल्पी जी, आदरणीय शिल्पी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर समीक्षा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, आपने बहुत ही सुंदर समीक्षा की, बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। आदरणीय भारती जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के समय में लिखे जा रहे छंद मुक्त काव्य साहित्य के बारे में आपका व्यक्तिगत मत क्या है? क्या आप भी अतुकांत काव्य लिखती हैं? जी, मैंने जैसे पहले बताया था कि मैंने छंद से पहले मुक्त काव्य में लिखती थी, जिनकी 56 रचनाएं अभी भी पड़ी हुई हैं राइटर्स ग्राम में। अब क्या होता है कि वो कविताएं जब देखते हैं तो उनको फिर से छंदबद्ध कर देते हैं, तो मुक्त काव्य एक किनारे, क्योंकि जब एक धारा में आप बहने लगते हैं, जब आप देख रहे हैं एक रास्ता आपके सामने और अच्छा है, तो बेहतर रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। और जब पुराना दिखाई देता है, उसमें कमियां दिखती हैं, तो उनको सुधार लेते हैं। तो वो 56 रचनाएं भी कहीं ना कहीं दोबारा से होंगी, लेकिन छंदबद्ध हो जाएंगी, वो ये मुझे उम्मीद है, सुधार के साथ। और जो लिख रहा है, शुरुआत तो आदमी ऐसे ही करता है ना, कोई भी जना है, जब चाल बच्चे की होती है, जब चलता है वो डगमग डगमग करके चलता है, फिर वो ठीक से राह पे आ जाता है। तो ये तो हर एक की शुरुआत मुक्त काव्य से ही होता है, एकदम से छंद कोई नहीं सीख लेता है। तो जो शुरुआत करेंगे किसी दिन वो भी छंद पे आ जाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। और कभी कभी तो मैंने बहुत सारे ऐसे रचनाकार देखे हैं जो छंद में अब सीखना शुरू किए हैं, तो वो सोचते कि मेरी वो किताबें या 10 मिनट हो जाए तो जो कर देना, बोलो। तो ये हुआ था कि इस तरह से भी कहते हैं, तो अच्छा है। जब जो ढंग से लिख रहा है वो लिखेगा, आगे छंद में भी आ जाएगा, क्योंकि इस समय छंद बहुत तेजी से आगे लोग सीख भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो पहले मुक्त काव्य के रूप में शुरू करेंगे और फिर मुझे उम्मीद है जल्दी ही वो छंद पे आ जाएंगे। तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है साहित्य के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा राकेश जी को। डॉक्टर शर्मा जी से अनुरोध है कि वे इस नवगीत संग्रह की रचनाओं के साहित्य और समाज पर प्रभाव, साथ ही आज इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा करें। कृपया हमें बताएं कि संग्रह में वह भाव, रस, लय और अपनी अभिव्यक्ति में कवियत्री कहाँ तक सफल रही है। स्वागत है आदरणीय आपका बहुत बहुत आभार। मंच को प्रणाम करता हूं और जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबका अभिवादन और भारती जी के लिए बहुत बहुत बधाई। ये बड़ा सौभाग्य, आपके दूसरे ग्रंथ के विमोचन के अवसर पर भी बोलने का अवसर पा रहा हूं। तो सबसे पहले मंजू जी के दूसरे प्रश्न की बात कर रहा हूं कि भारती जी के साहित्य में, इस विशेष रूप से इस नवगीत संग्रह में, भाव, रस, लय की बात तो एक कविता के माध्यम से उसको प्रस्तुत करता हूं। चूल्हा कैसे सुलगे दो टक, चूल्हा कैसे सुलगे दो टक,
कर्ज लेकर के कई दिन बाद आज रोटी बन रही है। बरसात का समय है, छप्पर से पानी टपक रहा। माँ भूखे बच्चों को रोटी बनाने का प्रयास कर रही है। लकड़ियां सीली हुई है। तो देखिए इसमें भाव, रस, लय और संवेदना की पराकाष्ठा एक साथ देख सकते हैं हम कि चूल्हा कैसे सुलगे दो टक, यही सुलगता मसला है। अब ये पंक्ति आ रही, देखिए, चूता छप्पर बारिश में है, रहने का भी ठौर कहां, और धुआं दे रही सीली लकड़ी, मुंह में जाए कौन कहां, और पेट पकड़ कर बच्चे रोते। और बच्चे रोते हैं तो जिया मां का दहला है। अब यहां देखिए भाव पक्ष की गहराई। जहां तक रस का प्रश्न है, जो वर्णनात्मक दृष्टि से तो शांत रस हुआ। उसके बाद बच्चों की भूख जैसे शांत नहीं होगी, करुणा भी आ गई इसमें, करुण रस का आभास। तीसरा रस भी दे सकते हैं कि पेट पकड़कर बच्चे रोते, जिया मां का दहला है। वात्सल्य देखिए, वात्सल्य रस। इन रसों का समावेश कि चूता छप्पर बारिश में है, रहने का भी ठौर कहां, और धुआं दे रही सीली लकड़ी, और मुंह में जाए कौर कहां, पेट पकड़कर बच्चे रोते, जिया मां का दहला है, और चूल्हा कैसे सुलगे दो टक, और यही सुलगता मसला है। तो यही देख, अब यहां देखिए भारती जी के दूसरे प्रश्न है, जो दूसरा प्रश्न किया गया उसका उत्तर है। और जहां तक प्रश्न साहित्य और समाज का है, तो नवगीत का उद्देश्य समाज के लिए ही है। गीत और नवगीत में यही अंतर है कि गीत में वैयक्तिकता प्रमुख होती है और नवगीत में समग्रता, सामाजिकता। तो भारती जी इस नवगीत संग्रह में भारती जी ने नवगीत परंपरा का पूरी तरह से निर्वाह किया है। नवगीत के सभी तत्वों का इसमें समावेश। विशेषता यह होती है नवगीत की, प्रथम दो पंक्तियां यहां से शुरुआत होती है गीत के रूप में, और दो तीन बंद होते हैं उसमें, और जिसके जो अंतिम पंक्ति है वो ऐसे तालमेल दो पंक्तियों से खाए कि गीत की तरह से उसको गाया जाए। मुझे लगता है ये नवगीत में जो कल्पना आजादी से पहले की गई थी कि भारत में स्वर्णिम युग आएगा जब आजाद हो जाएंगे तब, लेकिन अब अर्थ बदल रहे हैं। मैं पुस्तक के माध्यम से बात करता हूं। सबसे पहला पाठ है, नाते रिश्ते छूट गए सब, नाते रिश्ते छूट गए तब सब, ज्ञानो शौकत की कमी नहीं है, भले उधारी में जी लें, दिख गए घर के भाड़े भी, घूंट लगा रम के पी लें। एक नए नए प्रयोग है। पहले भले ही कर्ज लें लेकिन घर बिक जाए, घूंट लगा रम के पी लें। पहले चार्वाक दर्शन में ऋणम कुरुत्व घरते प्रभेद की बात आती थी, और यहाँ रम के पीने की बात आई है। ये आपकी विशेषता है भारती जी कि आपने कुरूप से कुरूप को, सत्य को शिव और सुंदर बनाने का प्रयास किया है इस ग्रंथ में, और आप पूरी तरह से सफल रहे। अभी मैं बात कर रहा था आजादी से पहले की, कि कल्पना की गई थी कि हम लोग सावधान रहेंगे, देश की रखवाली करेंगे। तो भारती जी कहते हैं सोए हैं रखवाले, पहरुए सावधान नहीं है, रखवाले सो रहे हैं, घुसपैठी घुस आए अंदर, घर को नर्क बनाते हैं, और है विवेक ये ताले भीतर से धुंधुर बसताते हैं, जुड़े नहीं मिट्टी से है ये, और द्रोही कल्ले फूट रहे। द्रोही है, देशद्रोही पैदा हो रहे हैं। आप देखिए कितना अच्छा, यहाँ अच्छाई है उसकी भी निंदा करते हैं।
विपक्ष में रहकर के कुर्सी को हथियाने का प्रयास करते हैं। आप उदाहरण देख रहे होंगे, भारती जी ने ऐसे ही उदाहरण के माध्यम से आप देख रहे होंगे, विपक्ष में जाकर ही कभी बिहार में भाषण दे रहे हैं, कभी अपने जो संवैधानिक पद हैं उनका उपहास कर रहे हैं, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जो सांसद है वो संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो भारती जी ने यह संकेत दिया है, घुसपैठियों की बात कही है, घुसपैठियों को समर्थन कर रहे हैं। जो वोट अभी काटे गए घुसपैठियों को काटे गए। तो भारती जी की जो समाज का प्रत्यक्ष दर्पण है, समाज पर प्रभाव पड़ेगा, साहित्य पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि प्रकारांतर से मैं समझता हूं हम भी बीच बीच में नवगीत लिख देते होंगे। जो नवगीत की विशेषता है, हमारे दीक्षित जी तो लिखते ही है? जब समाज की बात करते हैं, जब हम गीत में समाज की बात करते हैं तो नवगीत हो जाता है। अपनी बात करते हैं नवगीत नहीं होता। आर्ट फॉर लाइफ से, नॉट फॉर आर्ट से। आर्थिक याद कला के लिए, कला जीवन के लिए है। तो अब देखिए रिश्ते की जहां तक बात आती है, और अभी रिश्तों की बात पर चल रहे हैं हम, छप्पर की बात हो गई तो रिश्ता मानवता भी नहीं है, और नाते रिश्ते की बात हो रही है। सोए हैं सारे रखवाले, देश से रिश्ता नहीं है, और घुसपैठी घुस आए अंदर, ये भी बात हो गई। घर को नर्क बताते हैं, अच्छा बनाते हैं, और जीवन की धरती से रूठे हैं हम। कारण यह है मिट्टी के प्रति, अपनी मिट्टी से रूठे हो, यही धरती की बातें है। खून दिया है मगर नहीं ली देश की, और कभी देश की माटी है जो चंदन और अबीर जिसको कहते हैं, उस मिट्टी से कोई प्रेम नहीं है। आप देख रहे होंगे। और उसकी बात देखिए, ये बहुत ही अच्छी कविता लगी मुझे कि जीवन की धरती से रूठे। मैं थोड़ी सी व्याख्या इसकी भी करना चाहता हूं कि वृक्ष सभी काटे, धरती का जो प्रकृति हमारी धरती का श्रृंगार है, उसको विभत्स कैसे बना दिया जाता है। श्रृंगार रस को विभत्स रस में परिवर्तन, इन पंक्तियों से आप देख सकते हैं। वृक्ष में, वृक्ष की स्थिति ऐसा वर्णन किया है जैसे मानव का वर्णन करते हैं। ये आपकी शैली है, अद्भुत शैली है भारती जी, इसके लिए बधाई देना चाहता हूं आपको। कि वृक्ष सभी धरती के काटे, हाथ नहीं कांपे, नग्न किया मृत शव को जैसे। या देखिए उपमा तो है ही अलंकार, और नग्न किया और मृत शव को जैसे। और उत्प्रेक्षा का भी ये संभावना की है, कफन नहीं ढांपे। वृक्षों को काटने की व्यथा देखिए कि छील छील कर घाव रिस रहे। अब श्रृंगार को यहाँ विभत्स हो गया, छील छील कर घाव, जहां घाव की बात आती है, जहां खून की बात आती है, वहां विभत्स रस हो जाता है। जिस पर पत्ते थे हरे हरे भरे, वो वसुधा का श्रृंगार थे, अब विभत्स रस बना दिया। खाद रसायन डाल डालकर किया, उस धरती को बंजर कर दिया। और रिश्ते, इस पाठ में दूसरे रिश्ते क्या है, चाचा चाची मौसा मौसी के रिश्ते भी अनजाने हो गए। और विशेष बात यही है, कारण यही बताना, नवगीतकारों ने गांव के प्रति बड़ी संवेदना की है। और जो शहर है वो शहरों ने निगल लिया है गांव को। कैसे निगल लिया है? गांव शहर अब बनते जाते नई प्रेम वर्षा, मिलते कब है सभी पड़ोसी, कब मन है चर्चा हर्षा है। कभी मन पड़ोसियों के लिए भी नहीं हर्षता। गांव शहर, अब रिश्तों की बात हो गई। और एक पाठ बहुत ही अच्छा था गांव शहर का, भाई थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूं। रखवाले हो गए, धरती के रूठ गए, अरे सखी आंगन आएंगे। जब प्रिय परदेश चला जाता है, अरे सखी आंगन आएंगे। मैंने तो सोचा शाहजहां आएंगे, आएंगे, परदेश चला जाता है और मैं आऊंगा। शहर जो पलायन कर रहे हैं गांव से, उन लोगों का तथ्य है, और वो परेशान रहती है। अब यहाँ देखिए करुणा भी है और श्रृंगार भी है, सखी को समझा रही है, आने की संभावना भी, वियोग श्रृंगार भी है। लेकिन वर्णन यहाँ विशेषता प्रकृति का भी वर्णन करेंगे नवगीतकार, तो वो ऐसा वर्णन होगा वो प्रकृति में पत्नी को नहीं देखेंगे। अब मैं एक बार और देख करके ज्यादा नहीं बोलूंगा।
रहित होकर घर आना है कि पहले से गाया कर चिड़िया। ये 34 पृष्ठ पर है भाई। ये अंतिम त्रिवेदी जी, ये वाली अंतिम बात है। स्वागत है साहब, स्वागत। 34 पृष्ठ निकाल रहा हूं मैं। पहले से भी गाया कर चिड़िया। इधर मैंने आपको बताई थी आंख में समस्या अभी हो गई है, जो थोड़ा भी सही नहीं कराई है मैंने, तो इसकी वजह से समस्या हो जाती है। पहले से ही गाया कर चिड़िया। अब देखिए इसकी संवेदना आप देख सकते हैं कि छोड़ दिया क्यों आना जाना, वीराने सब गांव हुए हैं, सूनापन खाने को आता, गांव हो गए, शहर चले गए, बुढ़ों को छोड़ गए, बुढ़ियों को छोड़ गए, तुम यहीं रहो, हम तुम्हारी खबर लेते रहते। लो मोबाइल, और मोबाइल से कोई खबर दे दिया करना हमको। ऐसी संवेदना आपको देखने को मिलेगी इसमें कि वीराने सब गांव हुए हैं, सूनापन खाने को, और लटके इस घर के ताले हैं, कहीं ताले लटके कोई नहीं है, कोई मन फिर कैसे गाता। तो चिड़िया का मन भी नहीं गा रहा, बूढ़ी अम्मा चूल्हा फूक है, उसको छोड़ गए हैं घर में। बागों का सौदा करने आते हैं कभी कभी। वृक्षों के कटान पर भी चर्चा की है। और देखिए बहुत करुणा की बात इन पंक्तियों में आपको देखने को मिलेगी कि गुजर गए थे बाबा जिस दिन, समय नहीं फिर मिल पाया। बाबा गुजर गए, उनकी स्थिति देखिए, ऑनलाइन ही क्रियाकर्म कर दिया। कितना तीखा व्यंग है, ऑनलाइन ही क्रियाकर्म कर दिया। इसमें करुणा देखिए, करुण रस का संचार हो रहा है। और काज यहाँ पर करवाया था, किसे था भेजा था, मोबाइल भेज दिया किसी से, और अम्मा इससे काम चलाना, जब चाहे तब बातें होगी। तो इस प्रकार का ये संवेदना की गहराई से युक्त आपका यह नवगीत संग्रह। तो मुझे जैसे मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ अंत में भारती जी से कि जैसे आपने प्रदत्त पंक्तियों के आधार पर ये पुस्तक बनाई है कि काव्यांगन में प्रदत्त पंक्तियों में भी आपने लगता है प्राय आप लिखती हैं, उस पर भी एक पुस्तक बनाए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और आपके लिए बहुत बहुत बधाई है फिर से, धन्यवाद। आदरणीय, बहुत 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 धन्यवाद आपको, आपने इतनी सुंदर समीक्षा करी है। और बाकी तो देखिए लेखनी का तो ऐसा है, जब चल गई जिधर को चल गई रचनाएं बन जाती हैं, कभी होते हैं, कभी समय और जैसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे भाव आते हैं, कभी विषय मिल जाता है, तो उस हिसाब से चलता रहता है। अब देखिए क्या होता है। बहुत सुंदर समीक्षा की आदरणीय आपने। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे बीच एक महान विद्वान और समीक्षक आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को। जैसे सारी नदियां सागर में मिलकर अपना अस्तित्व समाहित कर देती हैं, वैसे ही डॉक्टर दीक्षित जी साहित्य के सागर हैं। कृपया इस नवगीत संग्रह का समग्र मूल्यांकन करें और बताएं कि इसकी रचनाएं साहित्य और समाज के लिए कैसे उपयोगी सिद्ध होंगी। साथ ही हमें बताएं कि कवित्री ने अपने गीतों के माध्यम से पाठकों को क्या संदेश दिया है। स्वागत है आदरणीय। धन्यवाद आदरणीय मंजू जी, बहुत सुंदर संचालन आज के इस कार्यक्रम में आप कर रहे हैं। आदरणीय भारती दिशा उपाध्याय जी के इस काव्य संकलन के लोकार्पण के अवसर पर काव्यांगन के इस विराट मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित समीक्षक और फेसबुक लाइव से जुड़कर इस पूरे कार्यक्रम का अवलोकन कर रहे, निरीक्षण परीक्षण कर रहे सम्मानित रचनाकार, आप सबको मैं वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और बात करता हूं आज काव्यांगन के संचालकों को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने राधा अष्टमी के इस पावन पर्व पर इस पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम रखा
और मैं इसलिए ये बात महत्वपूर्ण मान रहा हूं क्योंकि राधा स्वयं एक कविता है। राधा एक महाग्रंथ है। राधा एक विराट परिकल्पना है जिसको लेकर भारत के सुधी साहित्यकारों ने बड़े बड़े ग्रंथ रचे। और राधा एक ऐसी प्रेम की पवित्र प्रतिमूर्ति है जिसका उदाहरण भारतीय समाज में अकेला है, एकमात्र है, जिसे भारतीय समाज ने प्रेम का प्रतीक स्वीकार करके कृष्ण के साथ उसे मंदिर में स्वीकार किया है, पूजा के लिए स्वीकार किया है, कृतज्ञता के लिए स्वीकार किया है, समर्पण के लिए स्वीकार किया है। बहुत सुंदर। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर टंगे प्रश्न जैसे गीत संग्रह का लोकार्पण हो रहा है। प्रश्न तो युगों से टंगे रहे हैं, कभी आंखों की खूंटियों पर तो कभी हृदयों की खूंटियों पर, क्योंकि इन सवालों का हल अगर किसी ने ढूंढा है तो वह प्रयत्न करने वाला सहृदय है, संवेदनशील है, रचनाकार है, कलाकार है, कथाकार है। उसने इन प्रश्नों के हल को ढूंढने का प्रयत्न किया है और उनका समाधान भी प्रस्तुत किया है। आप सच मानिए, भारतीय समाज को जितना बड़ा समाधान भारत के रचनाकारों ने दिया है, कृतिकारों ने दिया है, कलाकारों ने दिया है, उतना बड़ा समाधान किसी और ने दिया ही नहीं। आप मानस पढ़ लें, आप सूरसागर पढ़ लें, आप भगवत गीता पढ़ लें, आप कोई अन्य ग्रंथ पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, समाधानों से भरा है, लेकिन कलाकार की अद्भुत कृतियां हैं वो, जो उन्होंने उन अनसुलझे सवालों को सुलझाकर हम सबके सामने प्रस्तुत किया। भारती जी ने भी उसी श्रृंखला में उन टंगे हुए प्रश्नों को एक बार फिर अपने इस ग्रंथ में उछाला ही नहीं है, बल्कि उनका समाधान देने का प्रयत्न किया है। सच मानिए, हम जब यह जानते हैं, यह मानते हैं कि कविता क्या है वास्तव में, कविता खुला आकाश है जिसमें कल्पना के पंछी पंख फैलाकर विचरण करते हैं, अनंत की यात्रा करते हैं। कविता मानव की स्थूल देह की पहुंच से हजारों गुना आगे की सोच का अद्भुत परिणाम है। कविता दुखों की झीनी चादर की ओर से झांकती एक कातर दृष्टि है। कविता मन के अनसुलझे धागों को सुलझाने का एक प्रयत्न है। कविता हंसी है, खुशी है, आंसू है, दर्द है। कविता रसभरा गागर है, सागर है, बहती हुई नदी है। कविता अनुभूति की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। कविता सखी है, सहेली है, रात की नींद है, आंख का सपना है। पता नहीं कविता क्या क्या है, उसे परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। और इसीलिए जब भारती जी कहती हैं कि माफ करें दिल से सबको ही, गई रात को रात करें, और तेरा मेरा बहुत हो गया, अब मन की कुछ बात करें। तो जब वो मन की बात कहने की बात करती हैं तो वो उनके मन की बात नहीं होती, वो ये संपूर्ण चराचर के मन की बात होती है, जिसमें मानव के मन की बात होती है, जिसमें पशुओं और पक्षियों के मन की बात होती है, जिसमें प्रकृति के मन की बात होती है, जिसमें परंपराओं की बात होती है, जिसमें राजनीतिक परिभाषाओं को जिन्होंने विकृत कर दिया है, ऐसे लोगों की बात होती है। और फिर उन बातों पर उनके सवाल होते हैं और वह कहती हैं कि उन सवालों के समाधान के लिए प्रयत्न होना चाहिए, उनकी ओर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और सही बात यह है कि मैं उनकी कई रचनाएं पढ़ रहा था तो लगा कि मन का मन में कहीं रह गया, फिर कोई मधुगीत, मन का मन में कहीं रह गया, फिर कोई मधुगीत, थके सवेरे उठते डेरे जीवन लगा, रहा है फेरे, मन का मन में कहीं रह गया, फिर कोई मधुगीत। मन कहता है बहुत सारे
प्रसंगों को छूने का, बहुत सारी बातों को कहने का, लेकिन लिखने के बाद भी जो कुछ शेष रह जाता है, अनलिखा रह जाता है, अनकहा रह जाता है, वही सही सवाल होता है जिसको उठाने का प्रयत्न आदरणीय भारती जी ने अपने इस संग्रह में किया है। मैं एक कविता पढ़ रहा था आपकी, जो मुझे अंदर तक संवेदित कर गई, और ये सवाल है उनकी एक कविता, और कविता इसलिए सवाल है कि वो एक माँ है। आप ये देखिए कि हमारे घर से जब कोई मेरी बेटी या मेरी बहन विदा होती है, चली जाती है, तो जितने दिन वो घर में रही होती है, उसकी चीजें यहीं छूट जाती है, सब कुछ यहीं छोड़ जाती है, अपने कपड़े, अपनी किताबें, अपनी यादें। आपको एक प्रसंग याद होगा, जब हमारी बेटियां जाती थी तो दरवाजे पर उनके हाथ का हम एक छापा लगवा लेते थे, और वो इसलिए लगवाते थे ताकि हम अपनी बेटी के उस हाथ के छापे को देखते रहें और अपनी बेटी को याद करते रहें। भारती जी ने एक बहुत खूबसूरत कविता लिखी है, बड़ी संवेदित कविता लिखी है, जिसने मुझे बहुत झकझोरा कि माँ ने उसकी पुस्तकें अब तक रखी संभाल, और बिटिया को पिया घर गए बीते कितने साल, माँ ने उसकी पुस्तकें अब तक रखी संभाल। माँ उसकी सारी स्मृतियों को, अपनी बेटी की सारी स्मृतियों को कैसे संभाल कर रखती है। बिटिया जब चली जाती है, यह जो संवेदना है उनकी कविताओं की, ये संवेदना नहीं बल्कि रिश्तों के धागों को पुनर्जीवित करने का एक गहरा प्रयास है, जो कहीं न कहीं खो रहा है, जो कहीं न कहीं जा रहा है, जो कहीं न कहीं विलुप्त हो रहा है। ऐसी सभी संवेदनाओं को उन्होंने अपने जीवन में स्थान कहीं न कहीं देखा होगा, और तब अपनी रचनाओं में इनको दिया होगा। भारती जी की रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे में ध्यान में एक दो बात आती है, और वो ये बात आती है कि पूरे के पूरे समाज में जो पीड़ा है, जो चुभन है, जो लोग ऐसे ही पी जाते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पाते, जो जिनको मंच नहीं मिलता, जिनको कहने का अंदाज नहीं है, जो लिखना नहीं जानते। वास्तव में कवि तो उन्हीं की बात कहता है ना, उन मौन पीड़ित लोगों की बात का प्रतिनिधित्व करता है कवि। और आप यकीन मानिए, आप इस ग्रंथ की सारी रचनाएं पढ़ लीजिए, ये उन मौन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं आपकी सारी रचनाएं, जो कुछ कह नहीं पाए हैं, जो अभिव्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन पीड़ा भोगते रह जाते हैं। आप एक रचना को देखेंगे तो आपका समाधान होगा कि राजमहल तर कर दो बादल, फिर आ जाना गांवों में, देखेंगे हम रहा तुम्हारी बैठ खजूरी छाओं में। आप इसके अंदर की पीड़ा को देखिए, उस वेदना को देखिए, जिस वेदना में व्यक्ति तिल तिल करके सूख रहा होता है, अतृप्त हो रहा होता है, परेशान हो रहा होता है, पीड़ित हो रहा होता है, फिर भी कहता है कि तुम्हें अगर ऐसा ही लगता है कि राजमहलों को और भिगोना है, उनको और शीतलता देनी है, तो पहले उन्हें ही दे लो। हम तो इतने लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कर लेंगे। यह जो पीड़ित व्यक्ति की गहरी संवेदना है, उसको जब ढंगे प्रश्नों में अभिव्यक्ति दी गई है, तो मुझे लगता है किसी गूंगे को बोलने की आजादी मिली है, किसी गूंगे ने बोलने का प्रयत्न किया है, उसको भाषा मिली है, उसको अर्थ मिला है, उसकी सार्थकता जगी है, वह कुछ कहना चाहता है। तो इस भाव को उनकी रचनाएं बहुत ही खूबसूरती के साथ अभिव्यक्त करती हैं। मन अधीर को गाया जाए, अपनी पीर को गाया जाए। अब मन अधीर को गाया जाए, गाया ही तब जाता है जब मन अधीर होता है। और गाया क्यों जाता है? ऐसे ही क्यों नहीं बोल दिया जाता कि मुझे पीड़ा है? और गाया इसलिए जाता है क्योंकि उस पीड़ा के साथ जब लयबद्धता आती है, जब तरुन्नुम आता है, जब गति मिलती है, तो हृदय ही हमारा तरंगित नहीं होता, बल्कि जो उसे पढ़ता है, जो उसे सुनता है, उसका हृदय भी
तरंगित हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, आंदोलित हो जाता है। बजते हैं कितने ही बाजे, उलझ नहीं हमको जाना है, आकर्षित सब में होता है, यह मन तो बड़ा सयाना है, बड़े प्यार से इसे मनाएं, इसको नहीं सताया जाए, मन अधीर को गाया जाए, अपनी पीर को गाया जाए। यह जो मन अधीर को गाया जाए, अपनी पीर को गाया जाए, यह जो पीर है, इसको गाने के लिए एक बहुत सुंदर भाव प्रकट किया है। और आप जोड़ेंगे उनके इस भाव के साथ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए किस तरह का बिंब है और कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने उसको कहा है कि दर्द की सुई चुभोता कोई बासंती गुब्बारों में। लोग देख नहीं चाहते कोई सुखी रहे, उस सुखी रहने वाले गुब्बारे में सुई चुभो देते हैं। अब देखिए आपका प्रयोग, देखिए किस तरह का प्रयोग किया है। और इसलिए चुभो देते हैं कि इसकी सारी खुशियां निकल जाएं, इस गुब्बारा पिचक जाए। बड़े मजे से दिन कटते थे हरियाली उस आंगन में, शर्म नहीं आती थी हमको तब पड़ोस से मांगन में, बचपन के साथी थे अपने खेले कूदे साथ रहे, भले दूरियां नहीं समय की एक रहे सबके सपने, अब विकास की लहर चली जो सेंध लगी घर द्वारों में, और दर्द की सुई चुभोता कोई बासंती गुब्बारों में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बासंती गुब्बारों में दर्द की सुई चुभोने का जो प्रयत्न लोग करते हैं, ऐसे लोगों पर सवाल उठाया है इस टंगे प्रश्न में भारती जी ने। भारती जी ने अपनी रचनाओं को बड़े सधेय विचारों से अभिव्यक्त किया है। उनकी रचनाएं पढ़कर लगता है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को बहुत गहराई से उन्होंने छाना है, देखा है, माना है, अभिव्यक्त तब किया है जब उसकी अनुभूति कर ली है। उन्होंने बहुत सारे संघर्षों को स्वयं जिया भी होगा, क्योंकि जो भोगा वही गाया, यह कवि का आधार होता है। जब तक वह भोगता नहीं है तब तक सत्य की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। और निश्चित रूप से इस ग्रंथ के बहुत सारे सवाल उनके जीवन के पास से भी गुजरे होंगे, जिसकी अनुभूति ने उन्हें आंदोलित किया होगा, और उस आंदोलन ने कविता को जन्म दिया होगा। क्योंकि भूमिपुत्र कहलाया वह जो पेट नहीं उसका भर पाया। भूमिपुत्र कहते हैं किसान को, लेकिन खुद का पेट और नहीं शिकायत करे किसी से, चाहे मौसम ने भरवाया, धरने पर बैठे हैं कितने लेकर पूरे ठेले मेले, और जीवन रेत रेत जंगल सा बह निकले पानी के रेले। बहुत सारी कठिनाइयों के साथ भारतीय किसान जिस प्रकार का जीवन जीता है और युगों से जीता चला आ रहा है, ये बात ठीक है कि उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए समय समय पर सारे लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उसकी कठिनाइयां इतनी बड़ी हैं, इतनी गहरी हैं, जिनको दूर कर पाने में अभी बहुत लंबा समय लगेगा। उसकी जीवन यात्रा को, उसकी संघर्ष की यात्रा को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे। उन्हीं प्रयत्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाती हैं भारती जी अपने इस टंगे प्रश्न में। और अगर नहीं बढ़ा रही होती तो शायद उनकी दृष्टि उस छूटे हुए छप्पर पर नहीं जाती, उस छप्पर के नीचे रहते एक परिवार पर नहीं जाती, उस परिवार में बनती हुई उस रोटी की आवश्यकता पर नहीं जाती, और उनकी जरूरत वो अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकट नहीं कर पाती। भारती जी ने भारतीय राजनीति के विकृत स्वरूप को जिस तरह से प्रकट किया है वह भी अद्भुत है, अतुलनीय है। और अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने दे, उस कहावत को भी प्रतिबिंबित करती हुई आपकी कई रचनाएं हैं जो यह कहती हैं कि सरकारी तंत्र दौड़ दौड़ कर कुछ अपने ही लोगों को लाभ देने के लिए सारे नियम बनाता है, कानून बनाता है, और घुमा फिरा कर अपने ही लोगों को दे देता है। मिला लाभ सरकारी कुछ को महक नहीं, उस तक आई चातक पक्षी सा हुआ देखे श्रम से करता भरपाई, नहीं बैंक में खाता उसका कुछ तो कहते पगला है, चूल्हा कैसे सुलगे 2 टक, यही सुलगता मसला है। ये जो मसला सुलगता हुआ अपने सवालों के माध्यम से भारती जी ने उठाया है, बड़ा अद्भुत है। और यह मसला नहीं है, यह जरूरत है समाज की, यह जरूरत है भारतीय उस अंतिम बिंदु पर खड़े हुए इस व्यक्ति की जिसे फलना है, फूलना है, आगे बढ़ना है, लेकिन हम उसको धक्का दे के पीछे धकेल रहे हैं और उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, क्योंकि जाने कौन देश की हवा चली देहरी से
और आंगन तक तपस पली, जाने कौन देश की हवा चली। तो पता नहीं किसने भारत की समृद्धि में, भारत के उस दार्शनिक चिंतन में इस किस प्रकार का विष घोल दिया है। हम तो ये कहा करते थे कि हम अतिथि देवो भव की भावना वाले लोग थे। हम तो उस परंपरा के लोग थे जो अपने देह के सारे आवश्यकता पड़ने पर मांस को काट कर दान कर देते थे, हड्डियों को दान करके दधीची बन जाते थे, जो अंतिम व्यक्ति की पीड़ा के लिए अपने जीवन के एक बूंद जल को भी उस मरते हुए गधे के मुंह में डाल देते थे, जो प्यास के लिए तड़प रहा होता था। ऐसे दानवीर लोगों की धरती ने स्वार्थ का कैसा गहरा अंधकार बिखेर दिया है कि केवल मुझे ही चाहिए, बाकी सब लोग अगर मिट जाएं तो मिट सकते हैं। ऐसे बड़े सवाल भारती जी के इस टंगे प्रश्न के अंदर छुपे हुए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं उनकी कि उन्होंने मानव की पीड़ा के गहरे अनसुलझे रहस्यों को, आवश्यकताओं को, जरूरतों को अपनी कविता का विषय बनाया है। उन्होंने प्रकृति की आवश्यकताओं को कविता का विषय बनाया है। उन्होंने देश की आवश्यकताओं को, राजनीति की आवश्यकताओं को, राजनीति की विकृतियों को और समाज की विकृतियों को भी सवालों के रूप में अपने इस ग्रंथ में जगह दी है। यह कलाकार की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसकी जरूरत है, उसका उद्देश्य है, जिसके लिए वो कविता कहता है, लिखता है, जिसके लिए वो संवेदनशील होता है, जिसके लिए वो सजग होता है, जिसके लिए वो कलमकार होता है, जिसके लिए वो ग्रंथकार होता है, जिसके लिए वो मूर्तिकार होता है, जिसके लिए वो चित्रकार होता है। और जब उसकी मूर्ति, जब उसकी कृति लोगों के हाथों में जाती है और जब उस कृति की खूबसूरती से नतमस्तक होकर किसी का सर उस मूर्ति के आगे झुकता है, तो उस कथाकार, चित्रकार, मूर्तिकार की जो मेहनत है, परिश्रम है, वो सफल हो जाता है। टंगे प्रश्न आपके परिश्रम की सफलता है आदरणीय भारती जी। बहुत सुंदर लिखा है, बहुत अद्भुत लिखा है, सरल भाषा में लिखा है, सरस भाषा में लिखा है, मुहावरों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, छंदों को प्रयोग करने का भरकस और पूर्ण प्रयास किया है, मन की पीड़ा को लिखा है, लोगों की पीड़ा को लिखा है। मैं आपको साधुवाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको अद्भुत शक्ति दे और ऐसी अद्भुत शक्ति दे कि टंगे प्रश्न जैसे अनेकों और सारे काव्य ग्रंथ आप रचें और काव्यांगन के इस विशाल पटल पर फिर से हम आपके इस विमोचन कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकें। आपने मुझे यहाँ बुलाया, सुना और भारती जी जैसे श्रेष्ठ रचनाकारों की रचना को यहाँ पर विमोचित करने के अवसर पर मुझे समीक्षा के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ और खासतौर से संचालिका महोदया का जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तो मेरी उसमें शुभकामनाएं भी दी है, वो भी विस्तृत समीक्षा के रूप में। एक बार फिर से आपको साधुवाद कहूंगी उसके लिए और इतनी सुंदर समीक्षा के लिए। आप तो नवगीत के वैसे भी महान कवि हैं, तो आपके द्वारा ये समीक्षा अपनी अथक मायने रखती है। मतलब ये है कि आपका जो परिश्रम है उसमें भी दिखाई दे रहा है, जो आपने पुस्तक में मेरी शुभकामनाएं लिखी थी और इस समय जो आपने समीक्षा करी है वो भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और वैसे भी काव्यांगन पटल पर अगर पुस्तक का विमोचन हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोगों के परिश्रम की कोई आसानी नहीं है। सब लोग जिस तरह से कर रहे हैं, मंजू जी जिस तरह से इसमें संचालन कर रही हैं और आदरणीय जितने लोग हैं, चाहे आदरणीय रमापति जी ने अभी इसको व्यवस्था करने में कितना समय अपना दिया, आदरणीय विवेक जी हैं, आदरणीय राकेश जी हैं, आदरणीय नवल किशोर जी हैं, आदरणीय शिल्पी जी हैं, सबका मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहूँगी। और कार्यक्रम तो अभी चल रहा है आगे। आदरणीय, बहुत सुंदर समीक्षा की आपने, बहुत ही बारीकी से इसका विश्लेषण किया। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं एक बार फिर से आदरणीय भारती दिशा जी से एक प्रश्न और करना चाहूंगी। आपका इतना भव्य नवगीत संग्रह आज लोकार्पित हुआ,
परिवारजनों के महती योगदान के विषय में आपने पहले भी बताया। कृपया अंत में अपने लेखन के प्रति प्रतिबद्धता और समय को व्यवस्थित करने के विषय में व काव्यांगन मंच के बारे में हमारे दर्शकों को अपने विचार से अवगत कराएं। जी आदरणीय मंजू जी, देखिए काव्यांगन मेरे अगर लेखन के विषय में है तो वो तो मैंने बताया, जब मुझे थोड़ा सा कोई विषय कभी कभी प्रभावित करता है या जिन साहित्यिक पटल पे जहाँ समीक्षा होती रहती है उनके विषय भी लिख लेते, कुछ नया सीखने को मिल जाता है। और लेखन के प्रति प्रतिबद्धता यह है कि बस सीखते जा रहे हैं, अभी हम लोग साधक ही हैं तो सीख रहे हैं और लिख रहे हैं। उसी में जहाँ जहाँ से विषय मिल जाते हैं, आपके यहाँ भी पटल पे अच्छे विषय मिलते हैं, कभी कभी उन पे भी कलम चल जाती है। आदरणीय नवल किशोर जी जो है छंद की यात्रा करा रहे हैं तो हम लोग नए छंद सीख रहे हैं। ऐसे दूसरे पटल पे भी कहीं अगर सीखने को मिलता है, क्योंकि साहित्यिक पटल की आजकल भरमार है, तो जहाँ से सीखने को मिल जाता है वहाँ सीख लेते हैं। और जहाँ तक काव्यांगन का सवाल है तो काव्यांगन एक इस तरह का पटल है, इसमें जितना भी जो भी एडमिन पैनल है वो सब का सब प्रबुद्ध है। और वो एक तो ये है कि समीक्षाएं वहाँ भी मिलती हैं, क्योंकि वो जो भी भेजी गई रचना है उस पर जो समीक्षा अगर किसी ग्रुप के प्रमुख लोग ही कर देते हैं तो समझिए दिन बन गया, जैसे वो कहते हैं, ऐसे ही हमारी रचना सार्थक हो जाती है। तो काव्यांगन तो इस तरह का पटल है कि वहाँ पर समीक्षाएं भी मिलती हैं और लोग प्रमुखता से देखते भी हैं। वहाँ नए लोगों को भी स्थान दिया जाता है, पुरानी कलम भी वहाँ हैं और नए लोग भी बराबर उनको सहयोग भी दिया जाता है, उनको प्रमुखता से आगे भी लाया जाता है। तो ये एक अच्छी बात है साहित्य के लिए। और जिस तरह से आदरणीय लोग मेहनत कर रहे हैं, जिसमें आदरणीय राधा कृष्ण जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनके जो भी काव्य वो चलता है शनिवार के दिन, उसमें पूरा संचालन कर रहे होते हैं। आदरणीय रमापति जी वो काव्य संध्या सजाते हैं, या फिर काव्य गंगा लाइव में जितने लोग उपस्थित होते हैं, या फिर जितने भी कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें शिल्पी जी का है, गुंजन कार्यक्रम है, और भी लोग जो जो करते हैं, या फिर चित्र आधारित रचनाएं हैं, या बाल चौपाल है, ये सब के सब एक महत्वपूर्ण कॉलम है जो जिन विषयों पर लोग लिखते हैं तो उनको एक आधार मिलता है लेखन का। लेखन का आधार जब मिलता है तो कलम चलती है, लोगों को कुछ अच्छा भी आगे आता है, कुछ जो लोग सीख रहे हैं वो भी लिख रहे होते हैं। हम लोग भी सीख ही रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो हम लोग भी कुछ लिख लेते हैं। बस यही काव्यांगन तो जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं तो आगे बढ़ता रहे और इस तरह से नित्य नए आयाम, नई सीढ़ियाँ चढ़ता रहे, शीर्ष पर जाता रहे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं और साधुवाद सब काव्यांगन के पूरे परिवार को सादर नमन के साथ। अद्भुत आदरणीय, हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि आज काव्य गंगा ग्रंथ विमोचन समारोह में श्रीमती भारती उपाध्याय दिशा जी द्वारा रचित अप्रतिम और अद्भुत नवगीत के अनूठे संग्रह टंगे प्रश्न का लोकार्पण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार प्रेम और श्रृंगार को सार्थक करती हुई, मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों को उठाती हुई सुंदर रचनाओं का सृजन करती रही। मैं हमारे सभी दर्शकों, काव्यांगन मंच के सभी सदस्यों तथा उपस्थित अतिथि गणों की ओर से आपके उज्जवल साहित्यिक जीवन की हार्दिक कामना करती हूँ। काव्य गंगा में काव्य ग्रंथ लोकार्पण का यह सुंदर एवं सार्थक कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। आपकी आस्था और विश्वास हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी विश्वास के साथ हम आपको पुनः सादर आमंत्रित करते हैं और आशा करते हैं कि अगली बार आपकी पुस्तक के विमोचन के लिए हम फिर से एकत्रित होंगे। सभी का इतने बड़े समारोह में उपस्थित होकर इसे सफल बनाने और अपनी उपस्थिति से इसे गौरवान्वित करने के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर संचालन के लिए आदरणीय मंजू जी।